बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूँ ज़हर मलिक। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि जनाब आप रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होंगे। और आज की बात करें तो जनाब आज तो वैसे भी माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है, तो आपको जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। और नाज़रीन, पहले रोज़े का जोशो खरोश अब एक ठहराव में बदल रहा है। दूसरा रोज़ा इस्तिकामत की वो पहली सीढ़ी है जिसका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आज जब बाज़ारों में रश बढ़ेगा, जब दफ्तरों में काम का दबाव होगा और जब तपती दोपहर में खून की गर्दिश थमने लगेगी, तब पता चलेगा कि हमारा रोज़ा सिर्फ मैदे तक महदूद नहीं है, ये हमारी ज़ुबान की तलखी और लहजे की तपिश को भी ठंडा कर रहा है। और क्या हम आज किसी का दिल दुखाए बगैर इफ्तार की मेज़ तक पहुंच पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और ख़ुद से करने के लिए तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल माहम, ये वही नुक्ता है जहां भूख और तकवा के रास्ते अलग नजर आते हैं। आज का दूसरा रोज़ा हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि शहर सबर में दाखिला मुफ्त नहीं है, इसकी कीमत अपने अना की कुर्बानी है। हम आज बात करने जा रहे हैं उन रवैयों पर जो रोज़े की ढाल के पीछे छुप कर दूसरों को ज़ख्मी करते हैं। क्या रोज़ा हमें ज़ब्त की उस महराज पर ले जाता है जहां पर गुस्सा हराम हो जाता है? इसी को आज हम मौजूए बहस बनाएं। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में हम देखते हैं कि मसाजिद आबाद हो जाती हैं, दस्तरखान सज जाते हैं, लेकिन एक अजीब मंजर हम देखते हैं सड़कों में और बाज़ारों में नज़र आता है, वो है पीक टाइम का गुस्सा। लोग बातचीत पर उलझ जाते हैं। ये रवैया हमें ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त सड़कों पर नज़र आता है। और जब इफ्तारी का टाइम करीब होता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हम भूखे तो हैं मगर प्यासे सब्र के हैं, ऐसा फील हो रहा होता है। और इसे ही लिए हम देखते हैं कि इस महीने को शहर सब्र भी कहा जाता है, जहां इंसान को अपनी ज़बान, हाथ और जज्बात पर पहरा बिठाना था, मगर यहाँ तो रोज़ा लगने का बहाना बनाकर जनाब जवाज़ बना लिया जाता है। और इसी अहम इंसानी और मजहबी पहलू पर बात करने के लिए मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद के पास चलते हैं, जो कि स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अकील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में। सबसे बुनियादी सवाल तो हमारा यही है, लोग बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बड़ा कॉमन हो गया है ये कहना कि तुम्हें रोज़ा लग रहा है। मतलब अगर कोई थोड़ा सा हाइपर है तो उसे कहा जाता है तुम्हें रोज़ा लग रहा है। ये क्या वजह है कि हम सिर्फ जो है वो भूख प्यास को ही रोज़ा समझते हैं, अपने बाकी जिस्मानी अज़ा का हम ये नहीं समझते कि जनाब इनका भी रोज़ा, इनको भी कंट्रोल कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया जी, आपके चैनल ने बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया है इफ्तार ट्रांसमिशन का, और स्पेशली शुक्रिया इस मौजू के हवाले से। आप गौर कीजिए कि अहकामात इस्लामिया के दो बुनियादी मकासद हैं, ज़हन साजी और किरदार साजी। और तमाम इबादात इंसान की मुख्तलिफ जिहाद से ज़हन साजी भी करती हैं, किरदार साजी भी करती हैं। सही। रोज़ा जो तश्कील किरदार का मुहर्रिक आज़म है, कुरान करीम ने, अल्लाह ने फरमाया इसकी मकसदियत के हवाले से कि लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब परहेज़गारी के अगर आप अज्जा देखिए ना कि तकवा के परहेज़गारी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक इंसान को मुत्तकी बनाती हैं, और मुत्तकी ही अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। तो उनमें हमें नज़र आएगा कि जो सब्र है ना, वो हमें बड़ी एक प्रोमिनेंट फिगर है करैक्टर बिल्डिंग का। और रोज़ा सब्र के लिए बेहतरीन इबादत है। आप देखिए कि इस वक्त हालत सौम में 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, तो हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन हम वो कहते नहीं कंट्रोल योर सेल्फ, ज़ब्ते नफ्स का मुजाहरा कर रहे होते हैं। अब गौर बंदा करे कि अल्लाह करीम ने क्या ये खाने पीने से रोक कर ही मुझे मुत्तकी बनाना है, या इसके पीछे और अल्लाह का मकसद है? वो और क्या है कि असल मकसद ये है कि खाना पीना रोक कर तुम्हें जो बुरी हैबिट्स हैं, बैड बिहेवियर हैं, बुरे रवैये हैं, उनसे रोकना मकसद है। जो इन एवरी पोजीशन जो है वो जो नाजायज़ है, अनफेयर हैं। मिसाल के तौर पर मैंने भूख लगी, मैंने खाना तो छोड़ दिया, प्यास लगी, पानी तो छोड़ दिया। अगर आपकी कोई बात आपकी मुझे कोई ऐसी लगी तो मैंने कितना कंट्रोल किया है। अमूमन हम ये कहते हैं कि जनाब मुझे गलत रवैये, गलत बातें बर्दाश्त नहीं, तो बर्दाश्त क्या है? वही तो हमारी बर्दाश्त का मौका है, उसी वक्त ही तो बर्दाश्त करना है। देखिए, दो तरह के रवैये हमारे सामने पेश आते हैं, जो हमसे लोग मिलते हैं, जो ट्रांजैक्शन होती है बिहेवियर की, हमारे तबीयत के मुवाफिक काम, हमारी तबीयत के मुखालिफ काम। मुवाफिक काम पर तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़े हैप्पी मूड में होते हैं। जब मुखालिफ काम होते हैं तो हमारी तबीयत में उसको एराज करने का, इग्नोर करने की सेंस कितनी है। तो रोज़ा उस सेंस को डेवलप
डेवलप करता है जी। कि आप खूबसूरत। अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, दूसरों के अच्छे रवैयों पर तारीफ बिल्कुल, कीजिए, बिल्कुल बुरों पर दुरुस्त फरमाया इग्नोर भी अकील कीजिए साहब। और सब्र भी जी, कि कीजिए। कंट्रोल करना है और सब्र करना है, पर ये करना कैसे है? क्योंकि हम रमज़ान में देखते हैं, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि शहर सब्र का नाम दिया गया है, लेकिन जब इफ्तार का वक्त होता है और चंद ही लम्हात रह जाते हैं तो ट्रैफिक भी जैम हो जाती है, लोग उलझ रहे होते हैं एक दूसरे से, रोड पर देखें, अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो बड़ी बहस मुबासा होता है। तो ये नफ्सियाती क्या अमल होता है, क्या तज़ाद है मजहबी और नफ्सियाती तौर पर? अगर अच्छा नहीं, तज़ाद ऐसे नहीं, मज़हब जो है ना आपके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसकी भी तथहीर करता जी। है। देखिए थोड़ा सा सारा साल जो हमारा बिहेवियर जो होता है ना एक रासिक हो चुका होता है, उसका इजहार ही हम ये रोज़ों में भी इग्नोर नहीं कर पा रहे इग्नोर होते। नहीं कर तो पा रहे इसमें गौर करे बंदा, देखिए कोई मैंने काम शुरू किया है, कोई एक्सरसाइज की है, जब उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मुझको हासिल नहीं हो रहे तो मैं उस पर गौर करूँ। गौर करें। मतलब मैंने एक गाड़ी लिया कि मुझे मंजिल तक पहुंचाएगी, अगर नहीं पहुंचा रही तो मुझे गौर करना चाहिए। तो मैं अगर रोज़ा रख रहा हूं और इसके मकासद में ये बात शामिल है कि शाहरुस सब्र, मैंने कंट्रोल करना है अपनी ज़ात पर, मेरी ज़ुबान से, हाथ से, मेरी इवन बॉडी लैंग्वेज से, मेरे जेस्चर से, मेरी आँख देखने से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं कंट्रोल, जो मुझे इस इबादत का बेसिक लेसन था, कंट्रोल करना है अपनी ज़ात पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने मिजाज पर, रवैये पर, मुझ में कितना आया है। और बस इसमें यही इसका कंक्लूजन है कि जितने % मुझे कंट्रोल आया है उतने % ही मेरा रोज़ा लगता है अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है, और उतने % ही मैंने उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अचीव किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे आपको लगे कि आपका रवैया ख़राब था या कोई मसला था, तो आप समझें कि ये मेरे अमाल से जो नेकियां थी ये झड़ गई हैं, ये ख़त्म हो गई हैं, तो फिर आप बेहतर तरीके से खुद को एनालाइज कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताइए वो कौन सी अमली मशकें हैं जो एक आम आदमी रोज़े के दौरान अपने गुस्से को काबू करने के लिए कर सकता है? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये सिखाई। अच्छा देखिए, जो ज़ब्त नफ्स है ना, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कुरान ने इसको अज़मिल उमूर कहा है और तारीफ़ की है। और वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, जो गुस्सा में ज़ब्त करने वाले होते हैं। हम देखिए मुआशरे में, मिसाल के तौर पर हम इस इदारे में जो जॉब कर रहे होते हैं, जब वो आते हैं अपॉइंटमेंट होती तो उनको एक डिसिप्लिन चार्ट दिया जाता है कि आपने इसको फॉलो करना है। तो मैंने अपने मादी मफाद के लिए, माली मफाद के लिए उस डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, भले वो मेरी तबीयत उसके मुवाफिक है या मुखालिफ है। तो ऐसी जो खुदाई डिसिप्लिन है वो रोज़ा है, मैं उसको कितना फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं हकीकत में फॉलो करूँ, यकीन कीजिए उसके फ़वाइद मेरी ज़ात को भी होंगे, दूसरों को भी होंगे। ये जो जुमले हैं इनको कितना डिस्करेज करने की ज़रूरत है? जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त करता, मैं गलत चीज़ नहीं सुनता, या फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मेरे दिल में जो होता है मैं वो कह देता हूँ, मैं बस रुकता नहीं हूँ, मेरी ज़ुबान पे वो आ जाती है। हर सच बोलने के लिए नहीं होता। हाँ। आप गौर कीजिए कि हम कितने ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। अल्लाह बावजूद कुदरत के हमें पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता, अल्लाह इग्नोर करता है नहीं करता। तो अल्लाह ने हमें भी यही लेसन दिया, व आरिज़ अनिल जाहिलीन। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, बड़े सलीमुल फितरत हैं, बड़े नेक भी हैं, मुत्तकी भी हैं, आपके सामने किसी ने ऐसा बिहेव किया है तो वो यकीनन आपसे शऊर मेल में, तकवे में कम होगा। तो आपका जो फरीज़ा है उसको इग्नोर करने का है। नबी करीम अलैहिस्सलाम देखिए मक्की ज़िंदगी में कैसे कैसे जोहला का सामना था, अल्लाह करीम नबी पाक को ही हुक्म देते, वस्बिर अला मा यकूलूना, ऐ प्यारे नबी सब्र कीजिए जो ये कहते हैं, यानी जवाब भी नहीं देना। आप एक दो बार इग्नोर करेंगे, यकीन कीजिए आपकी खामोशी का भी एक इम्पैक्ट है, इसका भी असर होगा कि अगला बंदा सोचेगा यार ये तो जवाब ही नहीं देता, वो लड़ लड़ के खुद चुप हो जाएगा। देखिए आपके साथ रोड पे कोई सख्त जुमला बोले, बात करे, आप यकीन कीजिए आप थोड़ी देर चुप रहेंगे ना, इग्नोर करेंगे, वो खुद चुप हो जाएगा। थोड़ा सा करके तो देखिए, ये दीन के अहकाम इतने डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। और इसके जब आप पॉजिटिव वे में डिस्प्ले करते हैं अपने आला रवैये को, उसका बड़ा शानदार रिजल्ट सामने आता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। और हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर कोई कमेंट करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करने से लेकर हम रोस्ट करने तक का ट्रेंड चल चुका है। कोई भी हो हम यही करेंगे कि जाके तनकीद करेंगे और वो फैलती जाएगी और फिर पूरा मुआशरा करेगा। पूरे मुआशरे की तरबियत कितनी ज़रूरी है? देखिए जी, ईच वन टीच वन। हर बंदा ये सोचे कि मैंने एक चिराग रोशन कर, इनफरादी तौर पे, इनफरादी तो हमारी जितनी कैपेसिटी है, अब हम पूरे स्टेट को तो हम तो नहीं बदल सके जितनी हमारी कैपेसिटी है।
अब हर बंदा, मसलन मैं एक प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मैं साहब, देखता हूँ बड़ा ही खूबसूरत आपने पैगाम दिया। वक्त चूंकि कम है कि हम इनफरादी तौर पर शुरू करें। अगर हम सब इनफरादी तौर पर ये रवैये अपनाएंगे तो फिर माशरे में भी बड़ी माशरे में जबरदस्त, बेहतर समाज के आएगी। अंदर भी बड़ी अच्छी तब्दीली देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया अकील अकील साहब आपके वक्त और का। वाकई खुद से शुरू करने की ज़रूरत है, और अगर आप खुद पहला स्टेप ले लेंगे तो मुआशरा खुद ही सुधर जाएगा। सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में भी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सदाए रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं। और उज़ैर, हम देखते हैं कि हर साल रमज़ान आते ही एक तरफ बरकतें नाजिल होती हैं तो दूसरी तरफ मसनूई महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ जाता है। आटा हो, चीनी हो, दालें हो, आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगती हैं, और लाहौर जैसे मेगा सिटी में तो मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इंतज़ामिया के लिए इम्तिहान ही बन जाता है। बिल्कुल, देखा जाए इस बार तो बात सिर्फ सस्ते आटे की नहीं है, बल्कि महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए हम देख रहे हैं कि पीरा फोर्स भी बन चुकी है, जो कि महंगाई पर काबू पाने के लिए भी काम कर रही है। और रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को सस्ती अशिया फराम करने के लिए लाहौर की इंतज़ामिया किस कदर मुतहर्रिक है, ये सब कुछ जान लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद है डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब। अली एजाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में। सर, हमें ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए सस्ती और मेयारी अशिया की फरामी के लिए कितने सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए? अच्छा, सबसे पहले अगर इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो रमज़ान से पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रखी इस सिलसिले में। सबसे पहले तो एक बचत फेस्ट का एहतमाम किया गया यहाँ जिलानी पार्क में, बहुत बड़ा, जिसमें तकरीबन 3 दिन का फेस्टिवल था। उसमें कोई 3 लाख से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल था। वो आए, शॉपिंग की, उधर डिस्काउंटेड स्टॉल्स लगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, और लोगों ने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। उसके बाद फिर एक एक्टिविटी शुरू हो गई रमज़ान निगहबान कार्ड की, वो लोगों को उन्होंने बांटे, और अभी तकरीबन हमें जितने अभी तक मिले थे हमने वो तमाम बांट दिए। उससे भी लोगों को एक रिलीफ मिला। कैश था उसमें 10,000 का पर फैमिली, और उसमें उन्होंने चीज़ें ली। ये तो था रमज़ान से पहले। और अभी सही। अब जब रमज़ान शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए आपके रमज़ान बाज़ार ऑल अक्रॉस दी पंजाब। बात अगर हम लाहौर की करें तो यहाँ पे 10 रमज़ान बाज़ार लगाए गए और 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार लगाए गए। ये छोटे बाज़ार हैं और ये मुख्तलिफ हर तहसील में लगे हैं और मुख्तलिफ लोकेशंस में लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी डिस्काउंटेड प्राइस पे कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो डीसी रेट है उससे भी कम प्राइस में इधर चीज़ों को दिया जा रहा है, और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहाँ हमारे परमानेंट ऑफिसर्स जो हैं वो ड्यूटी पे मामूर हैं। हम भी डेली विज़िट करते हैं। अभी आने से पहले भी मैं एक बाज़ार का विज़िट करके आ रहा हूँ, और हम फीडबैक भी ले रहे हैं, कंट्रोल रूम्स भी बनाए हुए हैं। तो इस तरह करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करें और चीज़ें सस्ते रेट पे अली साहब, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि इस रमज़ान ख़ास तौर पर यह तमाम किया जा रहा है। लाहौर में अगर हम देखें तो रमज़ान दस्तरख्वान से के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ, ये भी एक मैडम का इनिशिएटिव है जिसमें ऑल अक्रॉस पंजाब जो हैं दस्तरखानों का एहतमाम किया गया है। इसमें मॉडल ये है कि जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट ने अरेंज किए हैं और उनको फैसिलिटेट कर रही है मुख्तलिफ दस्तरखान के सिलसिले में। वहाँ पे उनको सफाई का इंतज़ाम है, लाइटिंग का, और जो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, वो सारा। तो लाहौर में इस वक्त हमने 23 के करीब दस्तरखान हमारे लगे हुए और मुख्तलिफ लोकेशंस पे, बल्कि कल हम एक अफ्तारी पे भी वहीं गए थे और काफ़ी लोग बड़े खुश भी थे। मेन्यू भी अच्छा है उनका और क्वालिटी भी अच्छी है, वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा सर, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार जो हैं वो कायम किए गए हैं। जो चीज़ हम देखते हैं कि मार्केट में, ओपन मार्केट में बहुत महंगी होती है, वो चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब नहीं होती। लोगों का ये गिला है, लोग ये शिकायत करते हैं, और फिर क्वालिटी को लेकर लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। एक तो इस पर कमेंट कर दें, इसको बता दें कि आप उनकी अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर रहे हैं। और साथ ही रमज़ान में हम देखते हैं होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक आम चीज़ की कीमत भी जो है वो बहुत ज़्यादा आसमान पे पहुंची होती है। उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? और इसके लिए तो ऑब्वियसली तैयारी पहले से होगी। हाँ, इसमें जो पहला पार्ट है जिसमें आप अवेलेबिलिटी का पॉइंट आपने रेज़ किया है, वो ये है कि उसमें जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट गवर्नमेंट खुद देख रही है, डिपार्टमेंट वो इंश्योर कर रहे हैं। मसलन अब जैसे शुगर है जी या आटा है, वो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लाइजॉन इस्टेब्लिश किया हुआ है जो सप्लायर्स हैं, और वो वहाँ पे स्टॉल्स पे इंश्योर कर रहे हैं वहाँ पे काउंटर्स पे अवेलेबल हो, और ट्रक आते हैं, उनका बाकायदा हिसाब होता है और वो सेल हो रहे हैं। अब जैसे आटा है उसका मार्केट का रेट है
10 किलो का 905 रुपये जो नोटिफाइड है, अब वहाँ पे हम 850 का दे रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम बाकायदा, उसका रिपोर्टिंग चैनल है हमारा, हम खुद भी विजिट्स कर रहे हैं और अभी तक हमें अल्लाह का शुक्र है शॉर्टेज नहीं आ रही और सप्लाई काफ़ी स्टेबल है। और एक तो ये एक हमारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से ये था कि जो स्पेशल ब्रांच है या जो डिपार्टमेंट्स हैं जो नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, वो नज़र रखे हुए हैं। वो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं हम बाकायदा उनके खिलाफ रेगुलरली एक्शन करते जा रहे हैं। अच्छा अली साहब, घर तक भी राशन पहुंचाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कोई मर्दमशुमारी भी हो रही थी और उस हवाले से कैसे कैटेगराइज किया वो जो दो बातें, एक तो ये है कि जो सहूलत ऑन द गो बाजार या वो उधर होम डिलीवरी की सहूलत है, एक तो वो पॉइंट आ गया कि भाई आपने ऑर्डर दिया और आपने चीज़ें मंगवा ली घर। एक आप कह रहे होंगे कि भाई गरीबों को राशन दिया जाए डोर स्टेप। वो पहले एक रमज़ान में ये प्रैक्टिस हुई, राशन दिया गया, उसको अब कन्वर्ट कर दिया कि ये रमज़ान निगहबान कार्ड में, कि कार्ड की सूरत में दे रहे हैं, 10,000 कर दिया, कार्ड दे दिया, आप कहीं से अपनी मर्जी का ले लें, ना आपको फिर क्वालिटी की शिकायत आएगी ना क्वांटिटी की, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब चाहें चीज़ ले सकते। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। सर, लोग बड़ा जानना चाह रहे हैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। रमज़ान से पहले लाहौर में बड़ा फेस्टिवल बसंत का गुजरा और बड़ा कामयाब भी रहा। रमज़ान के बाद कोई फिर से बसंत होने का इम्कान है मार्च के अंदर मौजूद? क्योंकि लोगों का ये बड़ा सवाल है, इस पर भी कमेंट आपका चाहें। मार्च में इस साल तो नहीं, अच्छा, बट एक ये हम करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अगली बसंत जो है ना वो इससे बेहतर हो। अच्छा। और उसकी तैयारी और जो बाकी उसके जो एसोसिएटेड, क्योंकि इसके पीछे बहुत तैयारी होती है, बहुत चीज़ें हैं जो हम मैनेज करते हैं। मतलब लोगों के लिए तो 3 दिन का फेस्टिवल है, बट हमारे पीछे काफ़ी महीनों की मेहनत होती है। वो हम काफ़ी अर्सा पहले से स्टार्ट करेंगे, वो अनाउंस हम कर देंगे ताकि लोग जो हैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी करें और सप्लाई चीज़ों की वो भी। इस काम में भी आपने महंगाई रोकनी है इसीलिए टाइमली हम अनाउंस कर देंगे ना, तो सप्लाई आ जाएगी आपके पास एनफ, तो वो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। अली साहब, सुनने में आ रहा है रमज़ान में भी कोई फेस्टिवल हो रहा है, ऐसा भी कुछ जा रहा है? उसे कहते हैं हम रमज़ान गाला, ईद गाला के हवाले से जो हमारे रमज़ान बाजार हैं वो कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कुछ ज़िलों में ये होगा, लाहौर में भी होगा। अच्छा, शहर लाहौर की अगर हम बात कर लें तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी स्कीमों पर इस वक्त काम चल रहा है और कितनी अभी तक जो है वो कंप्लीशन हो चुकी है काम? देखें, अगर वैसे आप देखें तो वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आपका बड़े प्रोजेक्ट नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है जी, ठीक है, उसका अभी जो आउटडोर एक ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है जी। मेरे ख्याल में अगले 1-2 महीनों में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। फिर एक नवाज शरीफ जो है ये अपना जिना हॉस्पिटल 2 कार्डियोलॉजी का उधर, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसकी भी इनॉग्रेशन होने वाली है। फिर एक मेडिकल सिटी बनने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन ऐसी जो फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है वो डिजीज़ेज़ उनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके वाटर ट्रीटमेंट के काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं, ये तो चल रहे हैं। फिर रीमॉडलिंग हो रही है, आपका लाहौर का जो हेरिटेज एरिया है, आपका फोर्ट है, वहाँ पे नीला गुम्बद है, उनकी अपलिफ्ट चल रही है, वो भी बड़ा अच्छा है। दाता दरबार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी चल रही हैं। बट अगर लाहौर डेवलपमेंट के हवाले से आप एक स्पेसिफिक स्कीम करें तो वो है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। वो LDP हमारा चल रहा है, उसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट 99%। उसमें जो मिसिंग कंपोनेंट्स हैं उसको हम टेकअप कर रहे हैं और फेज़ 2 इस वक्त इन प्रोग्रेस है। और इसमें तकरीबन आप ये देखें कि 1500 किलोमीटर्स की स्ट्रीट्स लाहौर में वो बनाई जा रही हैं। उनको टफ टाइल कर रहे हैं, उनको PCC कर रहे हैं, पेवर कर रहे हैं, और ये तकरीबन 14,000 प्लस स्ट्रीट्स हैं। और फिर सीवर का सिस्टम 700 किलोमीटर प्लस वो ऐड होने जा रहा है हमारा। फिर 500 किलोमीटर प्लस वाटर सप्लाई ऐड हो रहा है। तो ये एक मेजर एडिशन है जो लाहौर में उन इलाकों में हो रहा है जो कि थोड़े डिप्राइव्ड हैं, जो कि हमारी नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि हमें तो गुलबर्ग नज़र आएगा या मेन एरिया नज़र आते हैं ना, बट कुछ आउटस्कर्ट्स हैं, उधर काफ़ी ज़रूरत थी इन चीज़ों की। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी देखा है और वो भी काम चल रहा है। अच्छा अली साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आया। हम अमूमन रमज़ान में देखते हैं जो लोग ये राशन ले रहे होते हैं वो इस तरह करते हैं कि राशन ले लिया, अब महंगे दामों फ़रोख्त भी शुरू कर देते हैं। ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि ये मुस्तहिक लोगों को ही जा रहा है? उसके लिए एक बैकग्राउंड चेक है। ये जितने भी कार्ड मिल रहे हैं ना, ये एक सर्वे के तहत मिल रहे हैं। उसका एक सर्वे हुआ है
और उसमें उन्होंने पीएमटी स्कोर एक फिक्स रखा है कि भाई ये पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे नीचे बंदे को मिलेगा। और वो बड़ा एक्सटेंसिव सर्वे था जो कि कई महीने लगे इस काम पे। जी और उस पे उन्होंने उनका रिकॉर्ड चेक किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया, उनकी मलकियत, उनका इनकम, उनके हाउस होल्ड की तादाद, वो सारा करके तब जाके ये फिल्टर लग के ये लोग हुए हैं। ऐसे रैंडम नहीं है कि किसी को भी मिल जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका अमला कितना मुतहर्रिक है और कितना हम देखते हैं कि वो मार्केट का विज़िट करता है, क्योंकि हम देखते हैं लोग शिकायत करते हैं कि फल जो हैं, ख़ास तौर पर फल और सब्जियां हो गई, ये बड़ी महंगे दामों, लोग मुंह मांगे दामों जो हैं वो फ़रोख्त कर रहे होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, रोकने वाला नहीं होता। और रमज़ान आने से पहले ही हम ये सुन रहे होते हैं, फल फरोश भी ये कह रहे होते हैं कि जनाब वो तो स्टोर में चला गया, रमज़ान पे निकाला जाएगा। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इस लाइजन को कैसे तोड़ रहे हैं? अच्छा, ये वैसे तो एक मैकेनिज़्म ऑल ईयर लॉन्ग चलता है कि भाई आप चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने, बल्कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, फिर आपके इन्फोर्समेंट फोर्स है एक, फिर आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, एक पूरा मैकेनिज़्म। बट चूँकि रमज़ान में ये चीज़ें ज़्यादा सेंसिटाइज होती है गवर्नमेंट इस चीज़ पे, तो वो उन्होंने क्या किया है कि अब हम रेगुलर, एक तो सुबह हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं, फिर शाम को रिव्यू होता है, फिर दिन भर जो फील्ड में होते हैं हमारे लोग, और बाकायदा हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, हर कोई अपनी अपनी परफॉर्मेंस। कोई शिकायत हो तो किस नंबर पे? कोई वो हमारा एक ऑनलाइन आप जो है पेज जो है हमारा व्हाट्सएप का, अपना फेसबुक का, इंस्टा का, आप वहाँ पे करें उन वो जो मैसेजेस उसमें फौरन कंप्लेंट के लिए पेज भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली एजाज साहब आपके वक्त का। और वाकई जी हम देख भी रहे हैं कि इंतजामिया खासी मुतहरिक नजर आ रही है, बाजार भी लगे हैं, आपके लिए सहूलियात भी मौजूद है। और अगर आपको कोई शिकायत है तो आप भी अपना किरदार अदा करें, आप कंप्लेन करें और फिर जनाब उसके फीडबैक का भी आप इंतजार करें, वो आप शेयर भी कर सकते हैं, तो उससे फिर पता चलेगा कि महंगाई जो है वो कितनी कम हुई। अभी नाज़रीन ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे किचन सेगमेंट हमारा इफ्तार पकवान। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान। और रमज़ान के इस महीने में आपका और हमारा साथ रहेगा और हम आपके इफ्तार के दस्तरखान की शान बढ़ाते रहेंगे। और शान कैसे बढ़ेगी? अनम शेख की रेसिपी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो अनम, आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज की रेसिपी जो है बेसिकली हम एक डिनर बेस्ड, या आप क्योंकि रोज़ों में आप लंच बेस्ड तो कर नहीं सकते, लेकिन ये आपके जो है लंच के लिए और डिनर के लिए बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो जो लोग अफ्तार की टाइम डायरेक्टली डिनर कर लेते हैं उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। इतनी सारी चीज़ें देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि ये चाइनीज़ के साथ हम एक फ्यूजन करने जा रहे हैं। तो चाइनीज़ की रेसिपी में ज़रा चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन काम जो है वो कम होता है और कुकिंग टाइम भी बहुत कम होता है। बिल्कुल। और चूँकि राइस हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे हफ्ते के सारे दिन चावल दो तो मैं चावल खाऊंगी। मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चावल बहुत पसंद है। और चूंकि आप फ्यूजन करने जा रही हैं, तो लेट्स सी आप कितना अच्छा बनाती हैं। अच्छा, और इस रेसिपी में हम लोग 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हम रेडी करेंगे एक सॉस के साथ ऑन साइड ही हम अलग से चिकन को रेडी करना शुरू कर देंगे, फिर हमारी नूडल्स बनेंगी और फिर हमारे राइस बनेंगे। इस तरीके से हम ये तीनों चीज़ों के सबसे पहले आगाज करते हैं डालडा से, जी, क्योंकि जहाँ माम था वहाँ डालडा। हाँ जी, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिकन को कुक करने के लिए। तो चिकन को कुक करने के लिए ऑयल डाला है, और ऑयल डालकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा हाँ इसमें शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने कुक करना है अभी। तो बस इतना बहुत है। इसमें क्या कुक करेंगे? इसमें हम नूडल्स कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको 1 से 2 मिनट, 1 टेबलस्पून जिंजर है और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से लाइट सौते करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा सौते होना शुरू हो जाएगा तो हम अपने चिकन इसके अंदर जो है, हमने जो सबरोसो का चिकन लिया है बोनलेस क्यूब्स कट में, हम उसको ऐड करेंगे। आप यहाँ पर जो है चिकन बोनलेस के बजाय चिकन थाई भी कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। मीनवाइल जितनी देर में थोड़ा सा हल्का सा कुक होता है तो हम लाइट ब्राउन करेंगे। जी, लाइट हल्का सा बिल्कुल सौते करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम सॉस बनाने लगे। सॉस के लिए हम तकरीबन 3/4 कप के करीब जो है वो मायोनीज ले रहे हैं, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम के। क्रीम चली गई। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो है स्पाइसेस, और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर सिराचा सॉस, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा सबसे पहले कैस्टर शुगर,
थोड़ा सा एक अच्छा सा थोड़ा सा मीठा सा उसको एक फ्लेवर देने के लिए साथ में इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर। अच्छा, मतलब शुगर एंड ब्लैक पेपर, हाँ। ब्लैक पेपर साथ मतलब फ्यूजन। बिल्कुल फ्यूजन। और साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। जी पिंक सॉल्ट आप इसके अंदर डालें। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पेपरिका। पेपरिका भी बेसिकली ये स्मोक पेपरिका होता है, इसके अंदर मिर्चें नहीं होती बिल्कुल भी, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा जो है वो सॉस में आता है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारी सॉस हो गई है रेडी, जो कि हम इसके ऊपर सबसे ऊपर सिंगापुरियन राइस के ऊपर जो है हम पोर करेंगे। तो ये सबसे लास्ट स्टेप है। ये सबसे लास्ट स्टेप है जो हमने रेडी करके रख लेना है और लास्टली हम इसको जो है वो पोर करेंगे अपनी रेसिपी के ऊपर, राइस के ऊपर। ये हो गई है सॉस रेडी। अब इसको कर लेते हैं, ऐड करेंगे चिकन। हाँ जी, इसको थोड़ा सा हम और एक आध मिनट थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो हम यहाँ पे चिकन डालकर उसकी फ्लेम को कर लेते हैं तेज़। अब हम इसके अंदर ये बोनलेस चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये चला गया इसके अंदर बोनलेस चिकन। फ्लेम को कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। हाफ कुक करेंगे या नहीं, फुल डन। ये अलग बनेगा, वो अलग बनेगा, सब कुछ फुल डन होगा। और लास्ट में हम उसको जो है यहाँ क्या बनाएंगे? यहाँ पे अभी हम नूडल्स बनाएंगे। एक दफ़ा मैं बस चिकन का काम यहाँ से ख़त्म कर लूँ तो फिर हम वहाँ पे नूडल्स का कर लेंगे। अच्छा, चिकन के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा चिकन पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है वो स्मोक पेपरिका। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। और जब ये कुक हो जाएगा अच्छी तरीके से तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा सोया सॉस है और थोड़ी सी सिराचा सॉस। जब ये अच्छी तरीके से बिल्कुल कुक हो जाएगा तो इसको हम ढाँप लेंगे। अब इसको जो है इसको जो है अच्छी तरीके से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसको जो है कुक होने के लिए छोड़ देंगे। कितने मिनट के लिए? तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे आपके चिकन को कुक होने में। तो चिकन हमारा कुक हो रहा है, तो हाँ जी। इसी दौरान क्या करेंगे? इसी दौरान में अगर आप इसको इधर रख दें और वही इधर व्हाई नॉट, या पकड़ें। इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया। हाँ जी। और इसको हम रखेंगे और इसको हम इसके अंदर डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। और डालडा कुकिंग ऑयल डालकर इसको हम थोड़ा सा चेक कर बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, बेशक थोड़ी सी स्लो कर लें। ठीक है जी, डालडा कुकिंग ऑयल चला गया इसके अंदर। और डालडा कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने थोड़ा सा कुक करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमने इसको जब हमने नूडल्स बनानी है। तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो साथ ही हम इसके अंदर जो है वो वेजीज को ऐड कर देंगे। वेजीज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम लोग क्या ऐड करेंगे? शिमला मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। जी, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और थोड़े से ग्रीन अनियंस। ठीक है जी, ये ले अब आप इसको करें सौते। करेंगे ब्राउन। हाँ जी, मैं तब तक जो है थोड़े से वेजिटेबल को कट कर लेती हूँ। यहाँ पे कैप्सिकम हम कट कर रहे हैं, कैबेज और कैरेट मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ। और अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल और जो आप इसके अंदर मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जो वेजिटेबल्स आपकी फ्रिज में पड़ी हुई हैं आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं इसके अंदर अगर आपको पसंद है। सबसे पहले ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। हाँ जी, वेजिटेबल्स जैसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें वेजीज ऐड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रीन अनियन का सिर्फ हम ग्रीन पार्ट ऐड करेंगे और बाकी जो है हम वो नहीं ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़े बड़े चंक्स में हम कट करेंगे इसी तरीके से। बस अब हम इसके अंदर, हाँ जी बिल्कुल, हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। इसके अंदर हम करेंगे वेजिटेबल्स ऐड। और वेजिटेबल्स को 1 आध मिनट सिर्फ हमने सौते करना है। और सौते करने के बाद बहुत जल्दी कुक हो जाती है। जी बिल्कुल। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली क्रश, साथ में इसमें जाएगी ब्लैक पेपर,
और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर। अच्छा, इसको शुगर हम इसलिए ऐड करें कि ये सॉल्ट को बैलेंस करेगी। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर के साथ इसको 1-8 मिनट कुक करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे स्पैगेटीज। हाँ, अभी हम इसके अंदर पहले डालेंगे थोड़ी सी सॉसेस, जिसमें सोया सॉस जाएगी और थोड़ी सी सराचा सॉस जाएगी। आप चाहे तो उसमें हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, तो दोनों का जो है ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही ये हो जाएगी तो हम इसके अंदर फिर नूडल्स को डाल के, अच्छा ये रेसिपी बेसिकली जो है आप इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो अलग अलग भी खा सकते हैं, लेकिन इसको हम बेसिकली कंबाइन करेंगे। सबसे पहले लेयर लगेगी राइस की, राइस के ऊपर आएंगी नूडल्स, नूडल्स के ऊपर आएगी चिकन ग्रेवी। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़े से हम डालेंगे अनियंस, बिल्कुल थोड़े से, और उसके साथ जो है हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। हाँ जी, और साथ में जो है हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैं सिर्फ ऐड करूँगी केचप का। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर लें, अगर स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। चले जी, अब स्पैगेटीज ऑलरेडी बॉयल है। हाँ जी, और अब आप ज़रा चिकन को देखें, तब तक जो है मैं इसमें ये स्पैगेटी ऐड कर देती हूँ, और स्पैगेटी को ऐड करके हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। में चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और 2 स्पून्स की हेल्प से अच्छी तरीके से आपने नूडल्स को करना है मिक्स इस तरीके से। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो 2 स्पून्स की हेल्प से ये होता है कि आपकी नूडल्स जो हैं वो टूटती नहीं है। तो इसलिए जब भी यूज़ करें तो 2 स्पून्स यूज़ करें, उससे जो है आपकी नूडल्स टूटेंगी नहीं, और वो जो है जिस शेप में होती हैं करते हो साथ चिपक भी जाती हैं, तो उसका क्या टोटका है? उसके लिए आप ऑयल, ऑयल, और अगर बॉईल आप करने से पहले पानी में ऑयल डाल दें। हाँ, ऑयल और नमक डालें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब पकाने लगे उससे पहले आप उसको एक दफ़ा पानी से अच्छी तरीके से जो है वो वॉश कर लें, उसमें जितना भी स्टार्च होगा वो सब निकल जाएगा और बड़ी ही खिली खिली आपकी नूडल्स बनेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर 1 दिन पहले ही आपने अगर नूडल्स बॉईल कर ली हैं तो उनका बहुत अच्छा सा जो है वो टेक्स्चर आता है। अब ये 1 दिन पहले बॉईल करके हाँ फ्रिज में रख दो। बिल्कुल। तो ये हो गई हैं नूडल्स, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो ग्रीन अनियंस हमने कट किए हुए थे, ये जाएंगे इसमें, और इसको डाल के एक अच्छा सा स्टर देंगे, और ये हमारी नूडल्स जो है वो हो गई हैं, रेडी हैं। अब हम इसको चूल्हा जलाएंगे और थोड़ी देर इसको जो है वो कुक करेंगे। कितनी देर के लिए? हार्डली कोई 3 से 4 मिनट के लिए बस। और ये हमारी इसको नूडल्स, कवर करके? हाँ जी, कवर करके। तो हमारी नूडल्स जो हैं वो हो गई है रेडी। और दूसरी तरफ जो है हम चिकन भी हमारा ऑलरेडी चिकन को एक रेडी हो चुका है। नज़र मार लेते हैं, चिकन की भी फ्लेम को करते हैं तेज़। अच्छा, चाइनीज़ कुकिंग जो है वो तेज़ चूल्हे के ऊपर है, मतलब कि फ्लेम स्लो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जाएगी इसके अंदर केचप चिकन के अंदर जी। ये बेसिकली आप समझे कि काइंड ऑफ मंचूरियन बन रहा है, एक काइंड बन रही है मंचूरियन टाइप की फ्यूजन। बिल्कुल। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कैसे चीनी? शुगर। हाँ जी, चीनी तो मस्ट है चाइनीज़ के अंदर। साथ में इसमें जाएगी सोया सॉस, और जो रिमेनिंग थोड़ी सी सॉस हमारे पास बची है वो डाल दीजिए। तो शेफ अनम की डिश रेडी हो रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं बनाऊंगी अपनी डिश जो कि फटाफट रेडी होती है, तो साथ रहिएगा। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं, चूंकि हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बिल्कुल। इसलिए हमारे किचन में बहुत खुशबू आ रही है। ऐसा तो अनम, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हमारी 2 चीज़ें तो देखें फटाफट हो गई हैं तैयार। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली ही बताया था कि चाइनीज़ रेसिपी जो है वो बड़ी जल्दी से जो है वो रेडी हो जाती है, उसको बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं लगता। तो अब हम बारी है हमारे राइस की। तो राइस के लिए हम थोड़ा सा जो है ऑयल डालेंगे, और तकरीबन हम 1/4 कप के करीब ऑयल हर डालेंगे। डिश इनकम्प्लीट है डालडा के बिना। बिल्कुल। अच्छा तो भाई, जैसा कि आप राइस डाल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी फटाफट डिश है उसका भी मैं हाँ आपको जी। बता दूं। तो भाई, मैं बिल्कुल। बनाने जा रही हूँ सबरोसों के समोसे, और इफ्तार का दस्तरखान हो समोसे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई, मुझे क्या करना है ना, मैं सबसे पहले लेती हूँ फ्राई पैन। बिल्कुल।
और फ्राई पैन लें और आप अपना जो है अपनी फटाफट dish फटाफट तैयार वाली रखिए। डिश जो है उसको और रेडी कर बिल्कुल लें। मुझे चाहिए और मैं इसके अंदर के लिए थोड़े से जो है ग्रीन अनियंस का सिर्फ वाइट पार्ट डालडा। पहले ऐड करेंगे इसके अंदर और उसको ऑयल में डालकर थोड़ी देर कुक करेंगे और उसके अनियन बाद को? जी अनियन को, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर फर्दर चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे। ये अनियंस क्योंकि को जो कर लिया। मेरी डिश है वो तो फटाफट तैयार होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैंने सबसे पहले मैंने ऐड किया इसके अंदर डालडा। अन्ना बस आपने मुझे बताना है कितना डालना है। बस इतना डालें जिसमें आपके जो वो हैं समोसे जो हैं सबरोसों के वो डिप हो जाए, इतना ऑयल डाल लें बस। अच्छा जी, अब ये चला जाएगा इसके अंदर अनियंस को हमने लाइट सौते करना है, बिल्कुल इसको तेज कलर नहीं देना, हल्का सा जैसे ही और इसमें ये चावल ऐड करेंगे हम। हाँ जी, इसमें से फिर हम राइस ऐड करेंगे। तो भाई ये हैं सबरोसों के समोसे जिसके बिना आपका जो इफ्तार दस्तरखान है वो नामुकम्मल है। तो इसको मैं करने जा रही हूँ फ्राई, लेकिन सबसे पहले हम वेट करते हैं ऑयल गर्म होने का। बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर अब ऐड आप करेंगे करेंगे चावल। जी बिल्कुल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस, और ये जा रहे हैं राइस इसके अंदर। ये हैं उबले हुए राइस। और हम इसमें बेसिकली यूज़ कर रहे हैं सेला राइस, उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। लेकिन राइस में मतलब ये कैसे राइस है, कौन सा राइस? ये राइस जो है वो एक बासमती राइस होते हैं और एक सेला राइस अच्छा, होते हैं। ओके। हम बेसिकली सेला राइस यूज़ कर रहे हैं। तो बासमती भी कर सकते हैं। बासमती भी कर सकते हैं। सेला राइस थोड़ी सी ज़रा उनमें थिकनेस की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, चावल का टूटने का चांसेस बहुत कम होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो इस रेसिपी में जो है वो आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ करेंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट जाएगा इसके अंदर टू टेस्ट, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और दैट्स इट। और ये हमारे जो है राइस ये भी रेडी हो गए हैं तकरीबन। क्या हम इसमें अंडा ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं आप इनको प्रॉपर जो होते हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स करके वो कर सकते हैं। आप एग फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, जैसे पूरी वेजिस डाल के आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में मिलते हैं ना एग्स, आप वैसे भी उस तरह से भी। अच्छा, मैं तो इसमें लाइक एग डाल के भी खा सकती हूँ। हाँ, तो ये जो है इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो भाई हमारे समोसे भी तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। और बस इसको जो है अच्छा सा एक स्टर करेंगे। तो उतनी देर में मैं थोड़े से ग्रीन अनियंस के लिए कट कर लेती हूँ। लेकिन सबरोसों के समोसे ज़रा ज़्यादा जल्दी बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब इसके अंदर जाएगा ये ग्रीन अनियंस, इससे जो है इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे राइस रेडी, और अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। तो अब सबसे पहले हम एक अच्छा सा प्लेटर लेंगे, जिसमें हम ऐसा प्लेटर लेंगे जिसमें हमारी तीनों चीज़ें जो है वो इजीली आ जाए। तो सबसे पहले हम लेयर करेंगे राइस की लेयर करेंगे, और इसको बिल्कुल हम थोड़ा फ्लैट करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है उसमें इजीली जो है वो आ जाए। ठीक है जी, इस तरीके से ये चले गए आपके राइस। थोड़े से हम और डालेंगे राइस, ये आगे राइस इस तरीके से। और अब बारी आ जाती है हमारी ग्रेवी की, नूडल्स की। नूडल्स आएंगे एंड देन ग्रेवी, और फिर आएगी ग्रेवी। ये आगे इसके अंदर नूडल्स। अच्छा, ये चीज़ को आप सेपरेटली भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन सिंगापुरियन राइस में बेसिकली सारी चीज़ों को कंबाइन करके खाया जाता है। तो ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये इस तरीके से इफ्तार में बस चंद लम्हे ही रहते हैं, चंद मिनट्स ही रहते हैं। बिल्कुल। और ये इस तरीके से जो है हम थोड़ी सी वेजिस डालेंगे ताकि अच्छा सा जो है खूबसूरती बढ़े, खूबसूरती बढ़े। ठीक है जी, ये चली गई हमारी वेजिस, और अब आएगी बारी हमारे चिकन की। तो अब आएगा इसके ऊपर चिकन। इस तरीके से हम चिकन को ऐड करेंगे, और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी सी सॉस। अब सॉस की थिकनेस जो है यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी सॉस जो है ऊपर से ड्रिजल कर सकते हैं, या आप ऑन साइड भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी।
और अब जो हमने सॉस रेडी की थी, जो सबसे आप कहना कि शो स्टॉपर है इस रेसिपी की, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई, जैसे घर में कोई केचप की बॉटल होती है या कोई स्क्वीज़ करने वाली बॉटल होती है, अगर आप उससे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी। लेकिन अभी जो है हम इसी तरीके से जो है हल्का हल्का इसको कहीं कहीं जो है थोड़ा थोड़ा ड्रिजल करेंगे, ताकि जो है एक लुक वाइज जो है हमारी वो अच्छी लगे रेसिपी। ठीक है जी, इस तरीके से मैक्सिमम जितनी आपको सॉस अच्छी लगती है आप उतनी जो है ऐड कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉस जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर देती है आपके चिकन को। और आप चाहें तो इसके ऊपर एंड में वो भी डाल सकते हैं, फ्राइड गार्लिक भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। अब ज़रा प्लेटर को कर लेते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, और हमारी डिश तैयार है और हमारी आज की रेसिपी रेडी है। और साथ ही साथ जन्नत की फटाफट बनने जो वाले मैंने समोसे फ्राई किए वो भी रेडी है। बिल्कुल। और ये हो गया हमारी आज की रेसिपी, सिंगापुरियन राइस हमने बनाए हैं, और उसके साथ और हमने सबरोसों के समोसे। फटाफट बनने वाले समोसे। बिल्कुल। दोनों रेसिपीज़ जो कि सिंगापुरियन राइस थे और सबरोसो के चिकन समोसास थे, दोनों रेडी हो चुके हैं और और मेरे बहुत मजे के भी लग रहे हैं, और एंजॉय इफ्तार होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं, तो आज की इफ्तारी तो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो यकीनन आप लोग भी ट्राई करेंगे अपने घरों में, और यकीनन कोई शेफ ने क्या मज़ेदार रेसिपी हमें सिखाई है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात हो। इब्तिदाई रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, गज़ा में देरपा अमन की कोशिशें जारी हैं। नई कड़ी बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग का एक बार फिर हवाला दिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली तारीफ़ें भी की। जनाब, दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर मुतवक्के खारजा पॉलिसी है, उसने दोस्त और दुश्मन दोनों को परेशान कर रखा है। क्या ट्रंप वाकई अमन लाएंगे या ईरान के खिलाफ एक नया महाज खोलकर दुनिया को एक नई जंग की जानिब धकेला जाएगा? इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा। आप दोनों मेहमानों को सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जमील साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा, आप चूँकि साबिक सफ़ीर भी रहे हैं, हुकूमतों के काम करने के तरीक़ाकार को करीब से देखे है आपने और जानते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपकी क्या रीडिंग्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनको प्रिडिक्ट करना, उनके बारे में ये अंदाज़ा लगाना कि अगला कदम उनका क्या होगा, बहुत मुश्किल काम है। ये उनका अपना स्टेट डिपार्टमेंट, यानी उनका अपना वज़ारत ख़ारिजा जो है, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों, यानी अगला क्या उनका फैसला होगा, उसका अंदाज़ा लगा सकें। तो एक तो ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी। लेकिन एक बात बहरहाल मानने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें रुकवाने में मावनतकारी की है, और उन्होंने खुद कहा, और प्राइम मिनिस्टर हमारे और हम सारों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व थे जब हम ने जहाज गिराए इंडिया के, और जिस वक्त जंग अब मजीद शिद्दत की तरफ जा सकती थी, दो न्यूक्लियर ममालिक की, जो कि पता है पूरी दुनिया को कि दोनों ममालिक की जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या जब भी मुखासमत बढ़ेगी, तो दुनिया के गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी। इसलिए कि न्यूक्लियर ममालिक, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए बताया कि 15 लाख, बल्कि 15 लाख नहीं, अगर कहीं भी जौहरी कोई मामला झड़प हो जाए, अगर एक भी जौहरी हथियार चल जाए, दुनिया में कहीं भी चल जाए, तो दुनिया का मौसम 7 दिन में तब्दील हो जाएगा, कहत पड़ना शुरू हो जाएगी, लाखों लाख आदमी जो है फौरन फना हो जाएंगे, बाद में बतदरीज मर। तो ये सही उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इस पे मॉडलिंग हुई हुई है, इस पे साइंटिस्ट हैं, कोलोराडो के एक साइंटिस्ट हैं, वो प्रोफेसर, उन्होंने इस पे मॉडलिंग की हुई है कि क्या हशर होता है
अगर कहीं को न्यूक्लियर, तो ये बात है हमारी दो ममालिक के दरमियान, जो कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फिर सही। अब रहा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोर्ड ऑफ पीस की देखिए, अगर उस पे देखा जाए उसमें से मीन मेख निकालना चाहें और यकीनन निकाले भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर उसको एक एतबार से देखा जाए कि बैनुल अक़वामी जो लीगल फ्रेमवर्क है उससे बिल्कुल मुताबिकत रखता है, मैं कहूंगा कि नहीं। सही। क्या वो जहां से शुरू होता है आर्टिकल 1 यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसमें कि उनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में अमन अमान कायम रखें, और उसके जी। लिए चैप्टर 6 में सारी कार्रवाई दी हुई है, चैप्टर 7 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर सही। में सारे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई दी हुई है। तमाम का तमाम जो चार्टर है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से जी। उसकी ऑथर्स ने बिल्कुल लिखा जमील साहब, है, सारी दुनिया में डिटेल पीस कायम मौजूद करने है। के लिए शाहज़ा लिखा है। साहिबा, आपकी जानिब जी। आऊंगी। ट्रंप का माजी का रिकॉर्ड ईरान के हवाले से सख्त रहा है कि आपको लगता है कि वो इब्राहिमी मुआहदों को तौसीह देकर ईरान को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देंगे? देखिए, ईरान को तनहा वो कर देना चाहते हैं, मगर उसके चक्कर में हो ये रहा है कि ईरान जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि वो ऐसी रीजनल पावर के विज़न का बराह रास्त हिस्सा है, जो कि उसका गिरना या टूट कर बिखरना जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जैसा कि चाइना और रशिया जो हैं, जिनका पूरी जो है वो फ्यूचर की स्ट्रैटेजी जो है वो इस बात पे टिकी हुई है कि ये रीजन स्टेबल रहेगा और इसमें मज़ीद जो है वो जंगें नहीं होंगी, नहीं खून-रेज़ी होगी। तो उससे ये हुआ है कि उसको अकेला तो उन्होंने क्या करना है, उसको वो कंसोलिडेट ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जंग जो है वो अब टेबल पे नहीं है, या कि ईरान पे जो है वो हमला नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों बातें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इन बातों के होते हुए नफ्ताली बेनन का जो रिसेंट वो हर जगह पे ये कहते फिर रहे हैं कि अब तुर्की जो है वो हमारे लिए नया ईरान है, और एक हमारे पास शिया एक्सेस थी और फिर अब एक सुन्नी एक्सेस जो है वो बन रही है। तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ, न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ, ये हमारे लिए अब एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो 3000 साल हमने कोशिश कर ली कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अब हमें ये कोशिश तर्क कर देनी चाहिए कि लोग हमें पसंद करें। अब हमें अपनी डिटरेंस बनानी चाहिए और दुश्मन से जो दुश्मनों की तरह मुकाबला करना चाहिए। तो बॉटम लाइन इसकी क्या है कि ईरान अगर जो है वो उसको कोई नुकसान पहुँचता है, तो फिर अगली बारी फिर पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की। और खुदा ना ख़ास्ता तो ये बड़ा टर्बुलेंट टाइम है, बड़ा वॉलेटाइल जो है वो ये रीजन है, और उसमें हिम्मत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि वो इतने टर्बुलेंट वाटर्स में, इतने स्टॉर्मी वेदर में जो है वो नेविगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और ना पाकिस्तान सिर्फ जो है वो इन सारी सूरत हाल के बावजूद जो है वो नेविगेट भी कर रहा है। शाज़िया साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली गर्मजोशी, और उसमें कोई कमी नहीं आई बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, और पाकिस्तान की तारीफ़ों पर आप क्या समझते हैं कि वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी में क्या बड़ा सिफारती शिफ्ट आ रहा है, या ये सिर्फ शख्सियात की हद तक जो पसंद है वो महदूद है? जी, हमारी उनके साथ जो ताल्लुकात रहे हैं वो हजकोलों वाले ताल्लुकात रहे हैं। इस दफ़ा उन ताल्लुकात में एक अच्छी उड़ान आई है और आपने उसका अक्स देखा। और मैं जी। चंद लम्हे तो पहले कह चुका हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में फॉरेन पॉलिसी के ज़्यादातर खदोखाल वहाँ तय हो रहे हैं और वहीं से ऐलान हो जाता है। तो लिहाजा इस दफ़ा बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की फॉरेन पॉलिसी का इतलाक हो रहा है अमेरिका की तरफ से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ जो इस वक्त नरम गोशा है, उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया के तवक्को के खिलाफ जिस अपने जोर बाजू का इजहार किया और डेमोन्स्ट्रेट किया जिस तरीके से, उसने यकीनन इस पे फर्क डाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल की तो बात है, कहते हैं कि आई लाइक द पावरफुल, आई लाइक द टफ गाइज, यू नो, एंड आई लाइक द powerful person like Field Marshal, and then of course all the praises for the Field Marshal and the Prime Minister. तो वहां से बात चली, लेकिन बात वहीं से नहीं चली और बात वहीं उसी की वजह नहीं है। उसके बाद जिस खुशउस्लूबी के साथ, और मैंने पहली दफा देखा है तकरीबन 3 दहाइयों में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने ऐसे डायनामिज्म के साथ नेविगेट किया है कि उसे अब तक बहुत बेहतर
उसकी ट्रेजेक्टरी चल रही है। जी। और ये कब तक रहती है, मैं काफी चैनल पे कह चुका हूं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए कायम नहीं रहती है, जी। क्योंकि ओह। फॉरेन पॉलिसी और ये जो डिप्लोमेसी है और हम्म। दुनिया के जियोपॉलिटिकल जो मजमरात हैं वो एक जी। जैसे नहीं रहते, लिहाजा आपकी फॉरेन पॉलिसी भी एक जैसी नहीं रहती, लिहाजा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कायम और दायम हमेशा नहीं रहती। यकीनन इस इसी वक्त तरह तक जिस कायम व तरह हम दायम नहीं नेविगेट रहती। कर रहे जमील हैं साहब, टाइम खूबसूरत की तरीके किल्लत से। है और हम चाहते हैं कि दोनों मेहमानों के कमेंट आ सकें। शाहज़ा साहिबा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स के हवाले से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक मानी क्या है, अमेरिका के इस खत्ते को लेकर क्या नए प्लान्स हैं? इतनी तारीफें हो रही हैं और जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं इस तरह रहता नहीं है हमेशा, आपको क्या लगता है? एक तो वही बात जो हिज एक्सीलेंसी कर रहे हैं कि ट्रंप को टफ लोग पसंद हैं, डिसाइसिव लोग पसंद हैं, मुश्किल फैसले करने वाले। उसका जो हाइपर मैस्कुलिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि वो जेन्युइनली जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है उनको पसंद करते हैं, जेन्युइनली करते हैं। इट्स नॉट जस्ट ही इज सेइंग दैट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। इसके हमारे साथ क्या उसकी वजह और क्या है और इसके हम पे असरात क्या होंगे? उसके असरात वही हैं कि हमारे इनके साथ ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन है और इस ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन में हमने अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं भूलना है और वो हम भूले हुए नहीं हैं और वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो चाइना के साथ जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए और इवन चाइना के लिए भी, उसके विज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो साथ-साथ चलनी है। अब उसमें क्या गिव एंड टेक हो रहा है, तो कोई बहुत सब्सटैंशियल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। एक तो ये सही। कि इंडिया जो है वो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा जो वो चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक इस रीजन के अंदर पावरफुल जो है बंदा वो तो एलाय हमारे पास होना ही चाहिए, होना ही लेकिन वो भी चाहिए। उनको पता है कि ईरान के मामले में भी अगर कोई और भी बात होगी, तो ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ही लेकर चलेंगे, क्योंकि अपना रीजन जो है उसके अंदर चलना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें ये बात भी नज़रअंदाज़ नहीं करनी चाहिए कि ट्रम्प जो हैं वो भी इंटरनेशनल स्फीयर पे बहुत आइसोलेटेड हैं। यूरोपियंस उनको पसंद नहीं करते, खुद अमेरिका में लोग उन्हें पसंद नहीं करते। यूरोपियन लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ कि वो बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो हाइबरनेट कर गए हैं कि बाकी सारी बातें एक तरफ, ये शाज़िया बंदा साहिबा, बस अब बिल्कुल ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जमील साहब, जिस तरह से आप भी बात करें कि ये अपॉर्चुनिटी की विंडो जो है वो बड़े कम अरसे के लिए खुली होती है, और शाज़िया साहिबा जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत सारी जो मुखालफतें हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाल रखी हैं, तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह से मुस्तफीद हो सकता है? पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है आपकी नज़र? तो मैं इसके आपको चंद सेकंड में बता देता हूँ, जी। लेकिन इससे पहले एक पस मंजर दे दूं। गल्फ वॉर जब शुरू हुई, पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स भेजे इराक के खिलाफ, जो मामला चल रहे थे सऊदी अरब में और बाकी जगहों पर वो डिप्लॉय हुए, और बहुत देर और बहुत ताखीर से इजिप्ट ने बिल्कुल बर वक्त अपना फैसला किया। अपनी फॉरेन पॉलिसी का रुख उन्होंने इस अंदाज में मोड़ा कि उन्होंने बर वक्त फैसला करके अपने ट्रुप्स पहले भेज दिए, और तकरीबन उन्होंने कोई 13-14 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वगैरह सारे उन्होंने एडजस्ट और माफ करा लिए। हमें एक पैसे का भी उसमें फायदा नहीं हुआ। अब भी देखिए, डिप्लोमेसी में और जियोपॉलिटिक्स में जब तक कि आप वक्त पर फैसला न करें तो उसकी ज़र्ब बड़ी कारी होती है, उसका नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं होता है। अब बोर्ड ऑफ पीस है, अच्छा है, खराब है, गंदा है, ठीक है, नहीं है, उसमें अगर हमने हिस्सा लिया है, और उसके ज़ाहिर है बहुत सारे मैं पॉजिटिव पहलू उसके बता सकता हूँ दिए हुए मारूजाती हालात में, अगर आपके पास टाइम हुआ तो पूछ लीजिएगा। तो उसमें अगर हमने जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इंडोनेशिया ने फौरन ऑफर कर दी, और ये ऑफर की सितंबर में उनके प्रेसिडेंट ने जनरल असेंबली की तकरीर के दौरान 20,000 फोर्स की उन्होंने की थी, जी। ट्रुप्स की। अभी उन्होंने 8,000 दे दिए हैं। उनको डिप्टी कमांडर का ओहदा मिल गया है स्टेबलाइजेशन फोर्स में। अगर पाकिस्तान भी पहल कर देना, तो है पाकिस्तान ने, और देना भी चाहिए अपने ट्रुप्स को वहां इस वक्त जो मारूजाती हालात हैं। फलस्तीनी इस बात को तरस रहे हैं, फलस्तीनी पाकिस्तानियों को ज्यादा पसंद करते हैं बनस्बत किसी और मुल्क के भी, और वहां अगर हमारे ट्रुप्स होते तो फलस्तीनियों को न सिर्फ उस पर कोई एतराज होता, बल्कि वो इस चीज को पसंदीदी की निगाह से देखते, क्योंकि हम कायद-ए-आज़म से लेके अब तक जो है एक ही मौके पर कायम है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तकरीर में वाज़ेह कर दिया कि हम टू स्टेट थ्योरी और स्टेटहुड और उनकी हक खुद इरादियत की बात करते हैं फलस्तीनियों की, और सीज फायर के बारे में उन्होंने कहा कि वायलेशन प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज का अगर अहाता करें आप, तो आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान, यस ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बाकी मामला ईरान के हवाले से भी, लेकिन यहाँ अपनी स्टेबलाइजेशन फोर्स को ताखीर से न भेजे, अगर भेजना है तो फौरन भेजे, ताकि फलस्तीनी भी खुश रहें
और जो पूरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये जी। बोर्ड ऑफ पीस का, उसमें भी सही, ट्रंप जो और जो करना है अमेरिका, टाइमली करें ताकि उनके लिए भी ये फ़लस्तीनी मुफीद भी साबित खुश हो। रहें। बहुत ज़बरदस्त कमेंट, बहुत शुक्रिया जमील साहब, आप भी वक्त- शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपके भी वक्त का शुक्रिया। और देखना ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। वाकई सरप्राइजिंग होते हैं, बयानात तो देते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, तारीफ़ें भी करते हैं। अब यही बात है कि ये कांस्टेंट रहेंगे और पाकिस्तान के हक में क्या बेहतरी इस हवाले से आ सकती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सदाए रमज़ान में अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। अभी। और वाकई पीछे प्लान कुछ और अल्टीमेटली, और बोर्ड ऑफ पीस की तो बात हो रही है, लेकिन रमज़ान का पहला रोज़ा है। हम यही दुआ करेंगे कि जी गज़ा के लिए आसानियाँ हों, गज़ा के लोगों की मुश्किलात दूर हों, जितना जुल्म ढाया जा रहा है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मुत्तहिद हो सकें और कुछ कर सकें। अभी हम वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक शामिल करते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मार्केट में गिरावट के बाद सोने की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं और फ़ी तोला कीमत 5,23,000 रुपये से तजावुज़ कर गई है। ऐसे समझें कि एक तोला सोना अब एक छोटी गाड़ी की कीमत के बराबर है। और सोना पहनना तो दूर की बात है, सोने के बारे में सोचना अब ये ख्वाब ही बन चुका है। सोने के लिए सोएं और वो फिर ख्वाब भी ना देख सकें। सिर्फ सोना ही नहीं है बल्कि वहाँ चांदी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसे आप अंडर एस्टिमेट करती आई हैं। फी तोला चांदी की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 358 रुपये के इजाफे से चांदी की एक तोला कीमत 8,404 रुपये हो गई है। आलमी मार्केट में चांदी की फी ऑन्स कीमत 79.20 डॉलर तक पहुंच गई है। तो क्या एक आम आदमी सोने की बजाय चांदी में सरमायाकारी करे? मुल्क में सरमायाकारी की क्या पोजीशन है? हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन और सदर FPCCI बराए गवर्नमेंट अफेयर्स बैरून मुल्क सरमायाकारी इमरान खान टेसोरी साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने के पीछे सबसे पहले तो बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि बड़ी वजह क्या है, और क्या ये सिर्फ आलमी मार्केट का असर है या फिर मकामी सट्टाबाजी का अंसर भी शामिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, ये पिछले अभी 6-8 महीने से आप देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर उतराव चढ़ाव चला आ रहा है, और इसमें पिछले साल जो है गोल्ड ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और इस साल के शुरू होते ही गोल्ड ने जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड बनाया। हमने $200 की जंप्स देखी एक एक दिन के अंदर, और जो है वो गोल्ड ने जो है अपने जो है वो रिकॉर्ड्स बनाए। मैं पहले भी डिफरेंट चैनल्स पे कह चुका हूँ। देखें, इस वक्त जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया की चल रही है, वो इस वक्त जो है वो मेन रीजन है गोल्ड के ऊपर जाना और नीचे आने में। अभी जो मेन रीजन मैं समझता हूँ, जो इस खत्ते में अभी जो आप देख रहे हैं ईरान और US का जो टेंशन चल रही है इस रीजन के अंदर, और रोजाना कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस खत्ते के अंदर जो अगर हालात खराब होते हैं या कुछ भी होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस करेंसी पे से हट जाता है, और गोल्ड एज अ सेफ हेवन जिसको कहते हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, और अब ये जब सूरत हाल डेवलप हुई है तो दुनिया के जितने बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने जो है वो हैवी परचेजिंग जो है वो गोल्ड में की है, गोल्ड बुलियन में की है। लाखों तोला जो सोना है वो खरीदा गया है। उसमें सर फहरिस्त जो है चाइना है, उसके बाद जो है वो इंडिया है, उसके बाद जो है वो USA है, और उसके अलावा कई ममालिक हैं जिन्होंने जो है गोल्ड में परचेजिंग की है। तो ये मेन रीजन मुझे बेसिकली है जिसकी वजह से जो है गोल्ड के अंदर डिमांड अच्छा टिसोरी साहब, आलमी मार्केट में देखें तो $5,012 फी ऑन्स की कीमत, क्या ये इशारा है कि सोना महफूज तरीन सरमायाकारी नहीं रहा बल्कि एक लग्जरी बन चुका है? देखिए, गोल्ड लग्जरी तो शुरू से ही लग्जरी है गोल्ड, क्योंकि दुनिया में वाहिद एक धात है। फिलहाल अभी देखिए, लोगों का सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि आप कहें कि ठीक है वो लग्जरी बन गया है, गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अभी भी गोल्ड की डिमांड जो है वो उनका धातु जो गोल्ड की धात है उसमें सबसे टॉप में है। पिछले साल गोल्ड ने 2025 में 75% जो है वो ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट दिया, जो कि मैं समझता हूँ दूसरे कई कारोबार में किसी ने भी स्टॉक ने भी इतना प्रॉफिट नहीं दिया जितना कि गोल्ड ने अकेले एक जो है दुनिया के अंदर 75% जो है प्रॉफिट दिया। इसी तरह अगर आप सिल्वर को लेते हैं तो सिल्वर ने कोई 155% के करीब जो है पिछले साल जो है वो प्रॉफिट बुक किया।
तो आप देख लें जितने मिनरल्स हैं इन्होंने एक ये लग्जरी का कह सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट फिर भी जो है नहीं रुकी है इसमें। सही। अच्छा टिसोरी साहब, चांदी की कीमतों की भी बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। क्या अब हम इसे सरमायाकारी के लिए सोने का मुतबादिल कह सकते हैं? देखिए जी, सोने का मुतबादिल तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये है कि देखिए चांदी सिर्फ जो है वो ज्वेलरी नहीं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज़ के इस्तेमाल में भी आती है, और चांदी की जो है वो डिमांड जो है वो हर वक्त रहती है। सिल्वर के अलावा भी आपको पता है सोलर पैनल में यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट जगहों, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर सिल्वर का जो है इस्तेमाल है। जी। पिछले दिनों चाइना ने सिल्वर पे जो बैन लगाया था एक्सपोर्ट पे, उसकी वजह से जो है मार्केट में जो है वो काफी टेंशन थी, और उसी की वजह से जो है मार्केट काफी अप गई थी। अभी Right. फिलहाल मार्केट सेटल्ड है, पर अभी मैं एज अपने पर्सनल ओपिनियन में अगर इस रीजन में हालात आगे पीछे कुछ होते हैं तो मैं दोनों धातुओं को काफी ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। सही, दोनों धातुओं का आप ऊपर जाता देख रहे हैं और अभी हम देख भी रहे हैं कि ईद के बाद शादियों का सीजन फिर से शुरू हो जाएगा। तो आम आदमी जिसने बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना है वो इस सूरत हाल में क्या करे? क्या मौजूदा कीमतों पर सोना खरीदना इन्वेस्टमेंट है या रिस्क है? अब मैं समझता हूँ, देखिए रिस्क तो नहीं है, ये कल्चरल परचेजिंग है जो कि हमारे रीजन में है। लोगों के बजट पे डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि फर्क पड़ा है। कई लोगों ने अपना बजट जो है वो कम कर दिया है, पर ज्वेलरी की डिमांड में मैं समझता हूँ अभी भी जो है वो कमी नहीं आई है, पर लोगों जो हैं वो सिल्वर पे शिफ्ट हुए हैं काफी हद तक जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्होंने जो है वो सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर जो है वो ट्रांसफर लिया है। बट एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो गोल्ड की डिमांड में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अच्छा टिसोरी साहब, बैरून मुल्क सरमायाकारी के हवाले से बताएं कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तानी मार्केट को किस नज़र से देख रहे हैं और गैर मुल्की सरमायाकारी में किस कदर इजाफा हुआ है आपके नज़दीक? देखिए अभी पिछले साल अगर आप देखें फील्ड मार्शल जो कि SIFC को हेड करते हैं और उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं, तो अगर आप देखें तो हमारे IT के सेक्टर में, ज़राअत के सेक्टर में, तवानाई के सेक्टर में जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं बाहर से कई ममालिक, जिसमें सऊदीया सर फहरिस्त है। आप देखें अमेरिकन कंपनीज आई हैं, आप देखें दुबई से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है, हमारे यहाँ मिनरल्स पे बड़ा काम चल रहा है। तो ये सारी मैं समझता हूँ अच्छी पॉलिसी का ही नतीजा है कि लोग अब इस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, और इसमें कई काम अभी पाइपलाइन में है, पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कई चीज जो है बड़ी फ्रूटफुल है हमारे मुल्क के लिए। अच्छा टिसोरी साहब, फुल अगर फिगर कोई में फिगर कोड कर हाँ। सकें आप। जी क्या कह रहे हैं? सरमायाकारी के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप कोई फिगर कोड कर सकें। देखिए जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो मिनरल्स का सेक्टर है इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, दे आर ऑल इन बिलियंस। बिल्कुल ठीक है टिसोरी साहब, गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो भी, और यकीनन ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो बनाई गई हैं जिसकी वजह से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो और जहाँ तक रही सोने की कीमतों की बात, तो जनाब अभी भी माहिरीन कहते हैं कि अगर आप खरीद सकते हैं, इस्तेदाद है तो खरीद लें, नहीं है तो आप चांदी की तरफ जा सकते हैं। अल्टरनेट चांदी है, चांदी भी बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उस पर भी कर सकते हैं। सदाए रमजान में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमजान। नाज़रीन, सदाए रमजान में अब कुछ बात होगी सेहत के हवाले से। अक्सर लोग रमजान में इबादत तो करना चाहते हैं लेकिन सेहत के मसाइल आड़े आ जाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे बुजुर्ग और वो लोग जो शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए 14 से 15 घंटे का रोज़ा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम इफ्तारी में वो सब कुछ खाते हैं जो आम दिनों में मुज़र सेहत होता है। तली हुई चीज़ें, मीठे मशरूबात हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की बजाय उल्टा उसको कम कर देते हैं। इसलिए आज हमने मदऊ किया है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी साहब को। उनसे जानते हैं कि शुगर के मरीज़ रोज़े में क्या एहतियात करें और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। जमील साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको सदाए रमज़ान में। सबसे अहम सवाल तो शुगर के मरीज़ों के बारे में, क्या उनके लिए खजूर से रोज़ा खोलना महफूज है? हाँ बिल्कुल है, उसमें कोई इशू नहीं है, खजूर से रोज़ा खोला जा सकता है। बल्कि 2-3 खजूरें लें तो उसके साथ बादाम की गिरी भी लें। तो गिरियाँ निकाल के फ्रेश गिरी निकालें, जैसे मैं अक्सर हम कहते हैं ना कि बादाम तोड़ें साबुत, उसमें से फ्रेश गिरी निकालें ताकि उसके अंदर प्रॉपर जो लैमियात है, प्रोटीन है, चिकनाई है, वो उस गिरी के अंदर बाकायदा होनी चाहिए। और आप उसको खजूर के अंदर रख के और थोड़ी सी दूध की मलाई रख के उसके साथ लें तो और कमाल का जो है ना आप एंजॉय करेंगे। तो आपको एनर्जी लेनी है। और जब आप सारा दिन रोज़ा की हालत में शुगर के साथ आपने
इतनी लंबी फास्टिंग की है तो कोई इशू नहीं है इसके लिए कि खजूर जो है वो ली जा सकती है। जो फल हैं उनमें से कोई ना कोई चीज़ आप जो भी फ्रूट में से कोई लेना चाहें, कोई भी फल एक कोई फल आप, लेकिन एक दिन में मतलब एक दफ़ा एक फल कोई भी जो है वो हम शाम को इफ्तारी में ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। उसके साथ हमें ना एनर्जेटिक थोड़ा सा अपने आप को लेना है कि हम शाम को इफ्तारी के बाद अक्सर लोग जो है ना वो निडाल होते हैं, सुस्तुल वजूद होते हैं, नमाज पढ़ना उनके लिए बड़ा मसला सा हो जाता है, लिथार्सी, डॉजीनेस, इस तरह की जो कैफियत होती है। तो एक तो कभी भी शाम को वो ठंडे मशरूबात के बजाय बेहतर है कि गर्म दूध जो है वो ले लिया जाए एक गिलास, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर दूध नहीं लेना किसी ने तो वो गर्म पानी के साथ जो है वो इफ्तार कर सकते हैं। उसमें शहद डाल लें थोड़ा सा या शक्कर डाल लें गर्म पानी में, तो उनके साथ भी जो है वो बहुत अच्छा तो रहेगा। मेरवी साहब, ऐसे क्या मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं कि पूरा दिन भी सर में दर्द रहती है, सुस्ती रहती है, ऐसा सहरी में क्या खा लेते हैं, जो लस्सी पी लेते हैं, एक वो मिथ सुबह जो पराठा लिया हुआ है उसका कमाल है, जो लस्सी पी ली थी उसका कमाल है, जो दही साथ खा ली थी, तो सारा दिन आपकी वो जिस्म जो है ना उसमें सर्दी पैदा हो गई। अच्छा। तो सर्दी के साथ जब आप ठंड के साथ अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को रखेंगे तो आप कभी भी इतनी लंबी जो है ना वो फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे ना, फास्टिंग पूरा करना है। तो सुबह भी जो है ना वो गर्म चीज़ों की तरफ लेना है, जो गर्म तर चीज़ें होती हैं उसके साथ रहें। जैसे कि आप सुबह मुख्तलिफ किस्म के कहवा जाते हैं, आप वो कहवे ले लें, चाय ना लें। चाय गर्मी खुश्की पैदा कर देती है, एसिडिटी तेजाबियत भी करती है, गैसेस भी करती है, उसकी वजह से आपकी शुगर लेवल का भी मसला हो सकता है, उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेस करता है। तो हमें और दूसरी बात है कि जो कुछ हमने सुबह खाया वो आपके चाय पीने से उसने जिस्म में गर्मी भी पैदा की और गर्मी खुश्की पैदा की। तो आपकी खुराक, आपका मैदे में गर्मी खुश्की होगी तो आपकी खुराक देर तक जो है ना वो ताफन वाली हो जाएगी और पड़ी रहेगी उसमें, तो वो हार्मफुल है, वो अच्छी नहीं है। अच्छा मेहरवी साहब, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दही और लस्सी ठंडक पैदा करते हैं जिस्म के अंदर, तो ये ठंडक या जो प्यास नहीं आपको लगने देती, इसका कोई लिंक है आपस में, या उसके बावजूद आपको प्यास लगती है? नहीं, देखें प्यास तो फिर भी लगनी है। आप पहले तो ये देखना है कि 78% के करीब हमारी बॉडी में अपना एक वाटर लेवल ऑलरेडी पहले से मौजूद है। हमें कितनी ज़रूरत है हम उतना पानी लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे। जैसे सुबह लोग कहते हैं ना, एक तो वो जब सैरी कर रहे होते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं खाने के साथ, और उसके बाद फिर वो देख रहे होते हैं अच्छा अज़ान आई है, इधर की बात नहीं अभी मेरे वाली तो फटाफट और पानी दे दो और कर लो इस तरह। तो वो जो पानी हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ना वो भी हार्मफुल है, इसलिए कि उससे भी बेशुमार मसाइल पैदा होंगे। प्यास लगनी है, प्यास लगने दें, आपके अंदर इतना पानी पहले ही काफ़ी मौजूद है, ज़रूरी नहीं है प्यास आएगी। प्यास आनी है, सर्दी भी हो तो फिर भी मुँह खुश्क होना है क्योंकि आप कोई चीज़ इनटेक नहीं कर रहे, तो इसलिए थोड़ा पानी लें, पानी के पीछे नहीं भागें। इतनी गर्मी जून जुलाई तो है नहीं वैसे। तो मेरवी साहब, बुजुर्गों के लिए हम नॉर्मली देखें ना, रोजे में डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसको वो फिर कैसे पूरा कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन जो है ना वो तो शाम को आप खरबूजा ले लें, आपकी उससे डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी। पानी उसके अंदर भी मौजूद है। आप तरबूज ले लें, उसके अंदर भी है, मतलब ये वाली चीजें लें। शाम को भी ये जो हम फर्ज करें कि सारा दिन की डिहाइड्रेशन है, गर्मी खुश्की तो हुई पड़ी है, और शाम को फिर हम पकोड़े भी लेंगे, शाम को हम फिर समोसे भी लेंगे, ठीक है ना, कचूरियां भी कुछ लेना चाहते हैं, तो ये चीजें लेने के बाद आपकी गर्मी खुश्की और एसिडिटी तेजाबियत इससे और 4 चांद लगा देगी। तो फिर आपको ठंडा पानी, फिर आप कहेंगे अंदर आग लग गई। यानी कि आप मरहलावार क्या कहें कि अगर हम खजूर खाने के बाद फ्रूट्स की तरफ चले जाएं, देखें आप फ्रूट में से कुछ ले लें और उसके बाद गर्म दूध 1 गिलास पिए, सबसे अच्छा है। ठीक। और उसके बाद नहीं अगर तो फिर गर्म पानी ले लें और उसके बाद उठे नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप फौरी जो है ना वो अपना खाना जो भी आपने लेना है वो ले लें। आपने स्किप कर दिए। नहीं, पकोड़े समोसे तो किसी उसके में नहीं आता। अगर किसी को बहुत शौक है तो वो सिर्फ जस्ट फॉर टेस्ट एक आध कोई चीज उसको टेस्ट के तौर पे चखें। अब उसको ये नहीं कि आप उसको पेट भर के खाना शुरू कर दें कि अच्छा प्लेट में वो उसकी 4-5 उधर पकोड़े पड़े हैं, 6-8 इधर पड़े हैं और वो डिश पूरी पड़ी आगे, तो ये फिर प्रॉब्लम करेगी। कुछ दिनों के बाद रोज़े ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, तबीयत सेहत ख़राब, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, क्लिनिक्स पे रश क्यों बढ़ जाता है, पड़ जाएंगे आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो हम सेहत याब होने के बजाय हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है ना कि हम प्रॉपर उस पे। जमील साहब, शुगर के मरीजों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो रोज़ा तो फ़र्ज है, लेकिन इंसानी जान बड़ी मुकद्दम है। कौन सी ऐसी अलामात हों तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन्हें रोज़ा तोड़ देना चाहिए? नहीं, देखें किसी भी सूरत में रोज़े को तोड़ना नहीं चाहिए। आप उसको लैंगर ऑन करें, उसको चलाएं।
अल्लाह ताला के तरफ रजू रखें। ये सिर्फ अपनी सोच है कि ये ऐसा होगा तो पता नहीं क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं होता। जो लोग मेरे कहने पे पिछले कई सालों से मतलब हमने हर दफ़ा रमज़ान में मुख्तलिफ तरीके से लोगों को बताया, मेरे पेशेंट्स रोज़ा रख रहे होते हैं और जो रोज़ा रख रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे सेहत के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ, बल्कि उनका अपना शुगर लेवल नीचे आता है, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ भी जाते हैं, मतलब जो इनके बहुत ज़्यादा लेवल बड़े रहते हैं, जो 400-500 से नीचे आता ही नहीं है, तो वो कहते हैं जी हमारा 150-200 पे आ जाता है। इसी तरह से उनके जो ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं वो भी, और ख़ास तौर पे उनके जो दीगर उसकी वजह से जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, सर में दर्द है, चक्कर आना है और उसके बाद पट्ठों में खिंचाव है, कई सारे। मेहरवी साहब आप ये कह रहे हैं अगर प्रॉपर डाइट के साथ तरीके से रोजा रख सकें तो वो फिर रोजा शिफा ही बनेगा आपके लिए। सर रोजा है ही शिफा, है शिफा, मतलब जो पेशेंट है जो डाइट को फॉलो करे। देखें, जो डाइट को फॉलो करके और खुराक और परहेज और उसके तरीके के साथ चलेंगे ना, तो वो आप देखिएगा कि वो 20 दिन के बाद वो लोग जो कहते हैं कि हमारे लिए रोजे रखने मुश्किल थे, वो अगले आखिरी अशरा जो है वो अक्सर मेरे पेशेंट जो है वो इत्तिकाफ पे बैठे होते हैं कि जनाब हमें इतनी अच्छी एनर्जी मिली, इतना अच्छा हमने बूस्ट किया है। तो हमें रोजे की इफादियत को समझना है। जमील साहब, नींद का मामला जो है इम्यूनिटी पे बड़ा असरअंदाज होता है, नींद को किस तरह मैनेज किया जाए? देखें, नींद को मैनेज करना है ना, वो ये है कि आप जैसे ही इससे फारग हो ना नमाज से, इशा के बाद तरावी से, तो उसके बाद आप अर्ली मतलब जो है ना वो सोने की कोशिश करें और लाइट्स ऑफ कर दें, और फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप कोई, इस वक्त तो खैर इतना मसला नहीं है, हम कोई 3 बजे का अलार्म लगा के 3 साढ़े 3 बजे ख़वातीन उठ जाती हैं, उस वक्त वो सारों को उठा दें और उस वक्त आपने जो भी इबादत करनी है, तहज्जुद वगैरह, नमाज नफल, उस वक्त ज़्यादा अच्छा है एज़ पर कम्पेयर टू कि हम जब हमने इशा पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली, तो उसके बाद फिर खाम में जागना और उसके बाद फिर कोई चाय बना लो, कोई और स्नैकिंग कर लो, ये सारी चीज़ें ना वो गलत है, वो गलत है। जागते रहते हैं तो वो काम ख़राब है, अपनी सेहत के साथ है। आप सो जाएं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं, लेकिन उसके बाद आपको 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2 बजे तक जो अपनी ना कोई नींद पूरी कर लें, और उसके बाद उठें, तहज्जुद है, फिर कुरान खानी है और जो कुछ भी आपने करना है, कुरान को थोड़ा पढ़ें। ये जो हमने कर लिया हुआ है ना कि इसके लिए हमने कुछ सवाब इकट्ठा कर रहे हैं और एक रेस लगाई हुई है कि जी आपके कितने, मैंने कितने पढ़ने हैं, आपके कितने सिपारे हो गए, ओहो आप मेरे से आगे निकल गए, ये नहीं है। आप उसको पढ़ें, समझें कि वो क्या कह रहा है, जो इरशाद खुदाबंदी हमें वहां से मिल रहा है ना, अल्लाह ताला जो हमें फरमा रहे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हमें ये पैगाम जो है उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब आपके वक्त का, और बाकी यकीनन आपको रमज़ान के अंदर जो है वो अपनी रूटीन को भी मैनेज करना है डाइट के साथ साथ, ताकि आप बड़े अच्छे भरपूर तरीके से रमज़ान जो है वो गुजार सकें और इबादत भी कर सकें। अब नाजरीन चलते हैं, मारूफ नात ख्वां जमील ओवैसी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो जमील ओवैसी साहब, आज कौन सा कलाम आप हमें सुनाएं? मजहरुद्दीन मजहर साहब बिस्मिल्लाह। रुखे अनवर नजर आए, जब आँख खुले रूह पैगंबर नजर आए, जो लहद से या रब मुझे को नैन का महवर नजर या रब मुझे कौन का महवर नजर आए,
मुश्ताक को फिर रोज़ाए अतहर नजर आए। और बढ़ जाएगी कुछ और मेरी तृष्णा निगाही, बढ़ जाएगी कुछ और मेरी तृष्णा निगाही। जब साकिए कौसर लबे कौसर नजर आए। बहुत खूबसूरत हो वैसे सब, बहुत ही खूबसूरत। और नाज़रीन, इसी कलाम के साथ सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन से इजाज़त लेते हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। अल्लाह के बाद। सदाए